दोस्तों यार, यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये बताते हैं कि जब उनकी एज सिर्फ 5 साल की थी तो उनके कानों में इन्फेक्शन हो गया था और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा। और दूसरी तरफ उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी और घर में इतने सारे क्राइसिस चल ही रहे थे कि वहाँ पर एक और मुसीबत आ गई। वो था कि उनका भाई अचानक से सीढ़ियों से गिर पड़ा था और जिनके कारण उसे भी काफी ज्यादा चोट आई और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एक तो इतनी ज्यादा पुअर कंडीशन और उसके ऊपर से इलाज का खर्चा, तो इसमें इंसान करे तो करे क्या। और यहाँ पर जैसे तैसे करके उनके पिता यहाँ पर अपने घर और उनके बेटों का इलाज का खर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, इन समस्या से बाहर निकलने के पहले उनके साथ एक और इंसिडेंस हो गया और वहाँ पर रॉबर्ट की छोटी बहन भी बीमार पड़ गई थी और उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो गया। और दोस्तों, उस टाइम पर रॉबर्ट के पिता अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके थे और उनकी इच्छा थी कि वो आगे चल के प्रोफेसर बने, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर अपने परिवार की काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी और घर पे रहकर इतने सारे खर्चों को मैनेज करना काफी ज्यादा कठिन बात थी। और इसीलिए रॉबर्ट के पिता ने बिना कोई देर किए अपने स्कूल में असिस्टेंट की जॉब ले ली और फिर वो अपने परिवार का खर्चा उठाने लगे। और धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और उन्होंने यहाँ पर अपनी डॉक्टरेट डिग्री को कर लिया था। और काफी ज्यादा जिम्मेदारी होने के कारण वो पीछे नहीं देख सके और फिर उन्होंने अपना प्रोफेसर बनने का सपना पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया। और दोस्तों, आगे चलकर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चले गए और कुछ समय बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने और उन्होंने अपनी 50 की एज तक काम किया और कुछ टाइम बाद उन्हें अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था और जिसकी वजह से वो उस टाइम पर बेरोजगार हो गए थे। और जिस साल वो बेरोजगार हो गए उसी साल रॉबर्ट की माँ भी हार्ट डिजीज से चल बसी और यहाँ पर रॉबर्ट के पिता पर फिर से काफी ज्यादा लोड आ गया था और वो एक बार फिर यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगे थे। उनकी परिस्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी और इससे बाहर निकलने के लिए उनके दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूँ। रॉबर्ट के पिता ने अपनी बची हुई सारी सेविंग्स को इकट्ठा किया, बैंक से भी पैसे निकाल लिए और इस बिजनेस में लगा दिया था। और उन्होंने यहाँ पर एक आइसक्रीम कंपनी की फ्रेंचाइजी खोल ली थी, लेकिन उनके पास ज्यादा बिजनेस एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के कारण उनका ये बिजनेस ज्यादा टाइम तक चल नहीं सका और वो पूरी तरीके से दिवालिया हो गए। और लास्ट में उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज करा सके और उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसीलिए वो अपने 72 की एज में कैंसर की वजह से दुनिया से चले गए। और मरते समय उनको बस एक ही बात का दुख था कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए और इस बात को वो अपनी आखिरी सांस तक दोहराते रहे। और रॉबर्ट के पिता की डेथ के बाद उनकी देखभाल रॉबर्ट के दोस्त के पिता ने की, जिन्हें वो अपनी बुक में रिच डैड कहकर भी हमें बताते हैं। और वो अपने रिच डैड को रियल डैड से कम नहीं मानते थे। और एक बार रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से जिंदगी भर काम करने के बाद भी उनके पिता गरीबी में मरे और कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए। और वहीं दूसरी तरफ आप यानी कि रिच डैड है, आपने अपनी पूरी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस को कभी देखा ही नहीं। और रिच डैड ने यहाँ पर रॉबर्ट की बात का जवाब देते हुए कहा कि इसका रीजन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और जो फाइनेंशियल आईक्यू पर जाकर खत्म होती है। और दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपकी फाइनेंशियल जर्नी का वो पार्ट है जिसमें आप पैसे बनाना सीखते हो और वहीं पर फाइनेंशियल आईक्यू इससे भी आगे की स्टेट है, यहाँ पर आप अपने पैसों को बढ़ाना सीख जाते हो। और इस दुनिया में लगभग हर छोटे से बड़े व्यक्ति को पैसे कमाना आते हैं, लेकिन जब बात अपने पैसों को बढ़ाने की आ जाती है तो वो सारे लोग इसमें पीछे हट जाते हैं और इसे सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ही कर पाते हैं। और रिच डैड आगे ये बताते हैं कि दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो रिच बनना चाहता है और फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है तो इसके लिए उसके पास फाइनेंशियल आईक्यू का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये एक टाइप की स्किल है जिससे कि आप समय के साथ साथ डेवलप भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को अपनाना होगा। और इसमें सबसे पहली स्टेप है जो कि है प्रोटेक्टिंग योर मनी। और इस दुनिया में जो भी व्यक्ति अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है उसे ये समझना होगा कि अपने पैसों को वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि आज की मार्केट में सभी लोग आपसे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं और वो सिर्फ आपकी जेब से पैसे निकलवा कर उसे कहीं पर भी खर्च करवाना चाहते हैं। फिर चाहे वो बड़े बड़े बिलियनियर्स हो जो कि अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट एटसेट्रा के दम पर आपसे पैसे निकलवाना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट और बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस हो
जो कि आपके पॉकेट से इंटरेस्ट या फिर टैक्स के रूप में पैसा निकलवाना चाहते हो। यहाँ पर आपको बस किसी भी हालत में अपने पैसों को प्रोटेक्ट करते आना चाहिए। और चलिए दोस्तों, इसे कुछ सिंपल एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पर 3 बहुत ही ज्यादा जिगरी दोस्त है, रवि, मोहन और विजय। और वो इतने ज्यादा जिगरी है कि वो हमेशा सेम कपड़े पहनते हैं, सेम खाना खाते हैं और इन सब की चॉइसेस भी सेम है। और वहीं पर इन तीनों की सालाना इनकम भी सेम है, जो कि है 1 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों का फाइनेंशियल IQ काफी ज्यादा अलग है। और वहीं पर रवि की सालाना इनकम में से 50% टैक्स में ही चला जाता है और वहाँ पर उसके पास सिर्फ 50 लाख रुपए बचते हैं। और वहीं पर मोहन की इनकम का 30% टैक्स में चला जाता है और उसके पास 70 लाख बचते हैं। और वहीं पर अगर हम विजय को देखें, जो कि है 1 करोड़ रुपए कमाता है और वो 0% टैक्स देता है। और अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल IQ से। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये तो टैक्स की चोरी है, बिल्कुल ही इलीगल है। और दोस्तों, ये बिल्कुल भी इलीगल वे नहीं है, लीगली पॉसिबल है। तभी तो दुनिया के सारे रिच पर्सन दिन ब दिन और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए। एक साल में जितना टैक्स एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी भरता है, और वहीं पर शायद अंबानी उसका आधा भी नहीं भरते हैं। और जबकि अंबानी की इनकम इन सारे सेलिब्रिटीज से कई ज्यादा है। और दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और हाई फाइनेंशियल IQ वाले लोग हैं, वो इसी तरह से अपने पैसों को प्रोटेक्ट करते हैं। और जबकि दूसरी तरफ आम आदमी हर छोटी सी छोटी चीज पर टैक्स भरता है और उसके बाद वो EMI और लोन्स जैसे चक्करों में पड़कर अपनी पूरी इनकम इसमें वेस्ट कर देता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हो कि रॉबर्ट कियोसाकी और उनके रिच डैड तो टैक्स के खिलाफ है, और अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी टैक्स नहीं देगा तो फिर हमारी इकोनॉमी कैसे चलेंगी। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और ऑथर ने यहाँ पर बात टैक्स के खिलाफ होने की नहीं, बल्कि आपके ऊपर के टैक्स के बर्डन को कम करने की बात की है, जिससे कि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को प्रोटेक्ट कर सके। और नेक्स्ट, रिच डैड यहाँ पर ऑथर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और आज की इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले की दुनिया में डायमंड, लैंड, गोल्ड एटसेट्रा चीजें हुआ करती थी। और दोस्तों, आज के टाइम पर अगर आपके पास सही, वैल्यूएबल और सटीक इंफॉर्मेशन है तो यार आप अपने घर से भी अमीर बन सकते हो। और जिसका एक जीता जाता एग्जांपल स्टार्टअप कल्चर है। लोगों ने जीरो से अपनी कंपनीज को स्टार्ट किया है और आज के टाइम पर वो फाइनेंशियल फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो समय के साथ चले और लोगों की मांग और जरूरत के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता रहे, क्योंकि मिसलीडिंग और आउटडेटेड हुई इंफॉर्मेशन आपको गरीबी की ओर ले जाती है। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि पुअर पीपल लिव्स विद द आउटडेटेड इंफॉर्मेशन व्हाइल द रिच पीपल लिव्स विद अपडेटेड इंफॉर्मेशन। और दोस्तों, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कमी ही है, जो कि ज्यादातर लोग करियर और इन्वेस्टमेंट के सालों पुराने तरीके को ही आज भी अपनाते हैं। और आज के टाइम पर भी अगर लोगों को जॉब से सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो वो डिग्रीज के लिए ही जाते हैं और उसमें अपने लाखों रुपए को खर्च कर देते हैं। जबकि आप आज के टाइम पर थोड़े से भी प्रेजेंट टाइम को एनालिसिस किया होगा तो ये टाइम कोई भी डिग्रियों का नहीं बल्कि स्किल्स का है। जितने ज्यादा पावरफुल आपकी स्किल्स होंगी आप उतना ही ज्यादा अर्न कर सकते हो। रिच डैड के अनुसार जो तीसरा स्टेप आ जाता है वो है बजटिंग योर मनी। और आपकी जितनी भी इनकम आती है आपको उसकी बजटिंग करना जरूरी हो जाता है, वरना आप महीने में जितने ज्यादा अमाउंट कमाओगे उससे ज्यादा आप खर्च कर दोगे। और अगर वहीं पर कोई ये सोचे कि वो अपने महीने की इनकम आने के बाद सबसे पहले अपने बिल्स भरेगा और उसके बाद सेविंग करेगा तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। और आपको यहाँ पर अपनी सेविंग्स को ऑटोमेशन पर डालना होगा ताकि आपके अकाउंट में जैसे ही आपकी मनी क्रेडिट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे चौथे स्टेप में हम आ जाते हैं जो कि है इंटीग्रिटी ऑफ मनी। दोस्तों, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर यानी कि वॉरेन बफेट हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि आपने अपने मेहनत की कमाए हुए पैसों को किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने के पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को जरूर से जान लेना चाहिए। इसे चेक करने के उन्होंने यहाँ पर 4 तरीके बताए हैं। उसमें यहाँ पर उन्होंने पहला तरीका बताया नीच,
और अगर आप कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसा प्रोडक्ट चुने जो कि आदमी की रोजमर्रा की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी हमेशा जरूरत होनी ही चाहिए, तभी वो आपको अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे समय में भी आपको पैसे बना कर देगा। इसका एग्जाम्पल उन्होंने अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से दिया है, जो कि आप कोको कोला को देख ही सकते हो। और कोको कोला एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि लोगों के दिल और दिमाग में बस चुका है और दुनिया के किसी भी कोने में अगर जाकर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक मांगेगा तो उसे सबसे पहले कोको कोला का ही नाम सुनने को मिलेगा। और दोस्तों के साथ समय बिताने से लेकर इम्पोर्टेंट मीटिंग में लोगों के साथ मीटिंग्स में कोको कोला का दिखना आम बात हो गई है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिजनेस की निशानी है। और यहाँ तक कि कंपनी ने भी इसका प्रचार कुछ इसी तरह से किया है कि ठंडा मतलब कोको कोला, यानी कि लाइफ में आपका जब कभी भी कुछ ठंडा पीने का मन करेगा तो आप हमेशा कोको कोला को पहली प्रायोरिटी देंगे। और यही कारण है कि वॉरेन बफेट जैसे हाई फाइनेंशियल IQ वाले पर्सन ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और दूसरा तरीका है लेवरेजेस। और दोस्तों यहाँ पर अज्यूम कीजिए कि आप एक टीचर है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो और आप कुछ बच्चों को उनके घर जाकर पढ़ाते हो और वहीं पर कुछ बच्चों को कोचिंग सेंटर पर, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि आपके ऊपर एक लिमिटेशन है कि आप एट ए टाइम कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो और आपकी बॉडी की भी कुछ क्षमता है। और बहुत ही ज्यादा सोचने समझने पर एक दिन आपको ये आइडिया आया क्यों ना इसे ऑनलाइन ले जाया जाए और इसे ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया जाए। और आपने अपना फटाफट से एक YouTube चैनल बनाया और अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करके उस पर डाल दिया। इस तरह से अब आपके ऊपर से टाइम और क्वांटिटी दोनों की लिमिट हट गई है और आपको एक लेवरेज मिल गई कि आप कहीं भी और कभी भी रहकर काम कर सकते हो। और आप जब भी सो रहे होंगे या फिर अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे तब भी आपकी वीडियोस चलते ही रहेंगे और आपको पैसा बना कर दे रहे होंगे। और यहाँ पर तीसरा तरीका है एक्सपांडेबिलिटी, यानी कि आप जिस भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट को अपने लिए चुन रहे हो उसकी एक्सपांडेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा उतनी ही ज्यादा आपकी सेल्स होंगी और उतना ही ज्यादा आपके हाथ में आने वाला प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर चौथा यानी कि आखिरी तरीका है प्रेडिक्टेबिलिटी। और वॉरेन बफेट का ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में वही बिजनेस सरवाइव करते हैं जिसका की रेवेन्यू आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, यानी कि कैसे भी समय में और कौन से भी मौसम में उस बिजनेस का रेवेन्यू और कैश फ्लो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर कैश फ्लो रुक जाएगा वहीं पर वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे फाइनेंशियल IQ बढ़ाने के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।